ओके, सो प्रश्न है कि प्रोस्पेक्ट को आपने जब सब कुछ बताया तो वो बोल रहा है कि इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं इंश्योरेंस क्यों करूं, मुझे जहां रिटर्न मिलता है वहां पे मैं करूंगा। मोटे मोटे तौर पर वो व्यक्ति नमक है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ट्राई करना है हमें तो ट्राई कर सकते हैं। उसके कुछ अलग अलग जवाब है। पहली चीज़ तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या वास्तव में इंश्योरेंस हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में सजेस्ट किया है, एक सेविंग के रूप में सजेस्ट किया है, कि इंश्योरेंस के रूप में ही सजेस्ट किया है ना। तो अगर नॉर्मली क्या होता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल हम सब लोगों की आदत होती है कि सर इतना भरोगे तो इतना मिल जाएगा, तो फिर वो तुरंत रिटर्न चेक करता है, क्योंकि हमने पैरामीटर ही गलत कर दिया। हम नो बॉल डालेंगे तो 6 मारेगा फिर आपको, है ना। सो हमें ये समझना जरूरी है व्यक्तिगत रूप से कि इन्वेस्टमेंट टोटली अलग चीज़ होती है, सेविंग टोटली अलग चीज़ होती है, इंश्योरेंस टोटली अलग चीज़ होती है। तीनों के पर्पज़ अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलो बता दिया हमने, अब कैसे और सिचुएशन आ गई तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। पहला तो उसको पूछिए कि सर आप बुरा नहीं माने तो एक सवाल पूछूं, तो बोलेगा हाँ पूछिए। तो बोले कि आप ज़िंदगी के सारे डिसीजन परसेंटेज के आधार पर लेते हैं क्या, ठीक है। जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कब तक कमाना लगेगा वो, बोले 22-25 साल का होगा तब कमाएगा, तो 22-25 साल तक आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न मिलेगा आपको, तो आप तो बिना रिटर्न के कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर जगह पे परसेंटेज में रिटर्न नहीं होते हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते क्यों हैं, व्यवस्थित क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। मतलब जहाँ पर जिम्मेदारी जवाबदारी आती है वहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न नहीं देखे जाते हैं। आप अपने बच्चे को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, वाइफ को बर्थडे पे एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं, पार्टी करते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, है ना। और आप पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, कितना रिटर्न मिला आपको, परसेंटेज में रिटर्न नहीं मिलता है। हर चीज़ का रिटर्न परसेंटेज में नहीं होता है। तो आपने अपने बच्चे को और वाइफ को बर्थडे पे एनिवर्सरी पे क्यों विश किया था, क्यों गिफ्ट दिए थे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। यानी जहाँ पर भी प्यार है परिवार के प्रति और परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, वहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न नहीं होते हैं, वो करना होता है अपने को, ठीक है। अदरवाइज तो फिर आप देखो लॉजिकली, अगर आप यही लॉजिक लगा रहे हो, देखो ये लॉजिक शब्द इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉजिक लगा रहा है। क्या लॉजिक लगा रहा है कि मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 12% मिलेगा, तुम्हारे यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 2% मिलेगा, प्रॉपर्टी में मैं डालूंगा तो मेरा हाँ तो वैसे ही 10-15 गुना, ठीक है। तो उसको बोलो कि 10-15 गुना आएगा। इसकी जगह तो अगर आप बच्चे के ऊपर एवरेज, सपोज एवरेज 2000 रुपये महीने का खर्च करते हैं, अभी के ज़माने में तो 5000 रुपया होता है, 5000 रुपये महीने का खर्च करते हैं, तो साल भर का कितना हुआ, 60,000। और ऐसा 25 सालों तक उसके ऊपर खर्च करते हैं तो कितना रुपया खर्च हुआ, 15 नहीं, 1.5 भाई 60,000 रुपीज़ पर ईयर, और ऐसा 25 साल तक किया, 15 लाख हुआ, ठीक है। तो 15 लाख हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी को भी पूछ लीजिए, ऐसा उसको प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि अगर आप 5,000 रुपये का एक SIP करवाते हैं हर महीने और ऐसा 25 साल तक करते हैं तो कितना रुपया मिलता है, कौन है म्यूचुअल फंड वाला भैया, कितना मिलता है, कम से कम कितना, ये म्यूचुअल फंड बेचना नहीं जानता है भैया। म्यूचुअल फंड बेचने का जो गोल्डन फॉर्मूला बताते हैं कि 2000 का SIP करो हर महीने, और ऐसा अगर आप 25 साल तक करते हैं तो 1.25 करोड़ रुपया मिलता है। ये गोल्डन रूल है SIP बेचने का। 2000 रुपये का SIP करो हर महीने और ऐसा 25 साल तक करो लगातार बिना किसी ब्रेक के, तो 1.25 करोड़ रुपया रिटर्न मिलता है। तो 5000 में तो डबल, हम 2 करोड़ मान लेते हैं, डबल भी नहीं तो 2.5 करोड़ नहीं 2 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर 5000 रुपये पर मंथ खर्च नहीं किया होता और ये SIP करवाया होता तो आपको अब 2 करोड़ रुपया होता, और उस 2 करोड़ रुपए को अगर आपने एकदम फालतू सी जगह पे भी रखा होता ना, आज पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जहां पर 7% मिलता है, 6% मिलता है ना, तो भी आपको कितना मिल रहा होता, 12 लाख रुपया पर ईयर मिल रहा होता, यानी लाख रुपया महीने का मिल रहा होता। तो अभी क्या बच्चा आपको लाख रुपया महीने का दे रहा है, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट कहलाया, पर नहीं 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 नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, ये हमारी जवाबदारी है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ेगा कि ये हमारी जवाबदारी है, यहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न नहीं देखे जाते हैं। वो बच्चे की सैलरी 1 लाख होते होते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, आपको देना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो जिंदगी में हर चीज परसेंटेज के आधार पर नहीं ली जाती है।
पहला जवाब क्लियर हो रहा है। और सामने से बोल दे, देखो आपको अगर ऐसा लगता है ना, जैसे अभी मुझे कोई बोल रहा था कि कस्टमर का ईगो हर्ट हो सकता है या बुरा लग सकता है, तो आप पहले से बोल दो हाथ जोड़ के कि सर देखो मेरी बात का बुरा मत लगाना, पर मैं समझाने के लिए, आपने क्योंकि पॉइंट उठाया है तो मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर आप ऐतराज न करें तो बोलेगा हाँ ठीक है बताओ, फिर उसको ये एग्जाम्पल दीजिए। दूसरा तरीका, आपको याद होगा जब मैंने लाइफलाइन बैलेंस शीट बताई थी तब मैंने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं और लाइफलाइन बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति के पास अगर 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट, तो सारा का सारा इंश्योरेंस में नहीं करवाना है, 60 to 70% ही इंश्योरेंस में आना चाहिए। तो बाकी का 30 to 40% जो है वो हमने इसीलिए साइड में रखा है कि इससे वो जो बाकी की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है वहाँ पर हम कर सकें। चलो ठीक है भैया, तुम 40 रुपया जो 60 रुपया इंश्योरेंस में करिए, इससे आपकी जवाबदारी पूरी होगी, और उसके बाद बाकी का पैसा कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर रिटर्न मिल रहा होगा। पहले क्या होता है, पहले सुरक्षा होती है, उसके बाद समृद्धि होती है, डायरेक्ट समृद्धि नहीं होती है। ठीक है, आपकी पूरी कार में अगर आप देखो, कार है आपके पास, है ना, पूरी कार में जो सीट बेल्ट है कितने रुपए का है वो, 500,000, यस और नो, सीट बेल्ट 500,000 रुपए का होगा। और वो जो एक आता है एक्सीडेंट पे वो बलून फूलता है, क्या बोलते हैं उसको, एयर बैग बोलते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को ऐसा पूछना है कि क्या बोलते हैं उसको, है ना, तो बोले एयर बैग, तो वो एयर बैग कितने रुपए का पड़ता होगा भैया। अब आप समझिए कि 10 लाख की कार खरीदी, उसमें एक्चुअल कौन सी चीज काम लगने वाली है इमरजेंसी में, आपको वो सीट बेल्ट और एयर बैग काम लगने वाला है, जबकि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो, टोटल 45,000 रुपए में काम निपट जाएगा आपका, राइट और रॉन्ग। लेकिन फिर भी आप चेक करते हो कितना बैग छे, कितना एयर बैग छे, है ना। और सीट बेल्ट अगर वो बोलेगा ना सीट बेल्ट की क्या जरूरत है सर, आप हमारा डेटा देखो सर, 1 लाख लोगों ने हमसे कार खरीदी, अभी तक मुश्किल से 400 एक्सीडेंट हुए हैं, तो आपका तो कहाँ नंबर लगेगा सर, तो इसलिए हमने सीट बेल्ट हटा दिया। चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो पहले सुरक्षा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके छोटे बच्चे हैं, क्या उम्र है बच्चे की, 4 साल है, ऐसा पूछना है प्रोस्पेक्ट को। अभी उस प्रोस्पेक्ट का बच्चे की उम्र कितनी है, बड़े हैं, लेकिन तो छोटे जो बच्चे उनके हैं पोते, है ना। तो अब अगर पोते हैं तो पोतों का एग्जाम्पल लेंगे, और नहीं तो बच्चे जब छोटे थे ऐसा बोल के उसको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, बच्चे को जब छोटा था तो 1, 2, 3 साल में उसको वैक्सीन लगता है ना, टीके लगते, क्यों लगते हैं भैया, क्या प्रोटेक्शन, मतलब क्या, 140 करोड़ लोग हैं यार, मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन, आपके बच्चे को, देश के 140 है, मेरा तो वो एक ही है, राइट और रॉन्ग। और उसके लिए आप और सारी चीजें करें कि नहीं करें। आप डॉक्टर को कभी भी ऐसा बोला कि एक ऐसा टीका लगाओगे दे दनादन हफ्ते भर में बड़ा हो जाए, वो नहीं ऐसा। लेकिन सुरक्षा पहले, बच्चा रोए, बुखार आएगा ये टीका लगाने में, बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आजकल तो ऐसा भी होता है, अगर आप रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो डॉक्टर बोलता है कि 2 तरह के टीके हैं, एक जो ट्रेडिशनल वाला है जिसमें 2 दिन बुखार आएगा, दर्द होगा, दूसरे में दर्द नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा। पर ये वाला 4,000 का है, वो 1,500 का है, तो अपन क्या करते हैं, बोले 4,000 वाला लगा दो, राइट और रॉन्ग। तो पहले आप समझिए इस चीज को, पहले टीका, उसके बाद ग्रोथ की बात आएगी, उसके बाद बड़े होने की बात आएगी, पढ़ाई की बात आएगी, पहले सुरक्षा चाहिए आपको। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी पहले सुरक्षा चाहिए। फाइनेंशियल, नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, लिख लो, जो नोट्स बना रहे हो लिख लो, होप, HOPE, होप, होप मतलब आशा। लोग क्या है, आशावादी है। आशावादी होना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आशावादी नहीं होना होता है आपको, ठीक है। आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तब आप आशावादी होइए कि पढ़ लिख लेगा, एकदम बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएगा, IAS बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, जो भी, उधर आप आशावादी होइए, फिर भले ही वो कैसा भी निकले। ठीक है, आप जब घर बनाते हैं ना दादा, तो आप आशावादी होइए कि घर है जो 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, राइट। लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तब आशावादी नहीं होना होता है, तब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में आशा और निराशा जैसी चीजें नहीं होती है, वो फैक्ट के ऊपर होता है वो, ठीक है, तथ्यों के ऊपर होता है वो। कि जैसे उदाहरण के तौर पे, मेरे को क्या होने वाला है,
ठीक है, तो उसको बोलो कि सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको आपके सर आपके रिलेशन में कभी ऐसा है किसी की तबीयत खराब हुई हो या कोई अचानक से बीमार पड़ा हो, है ना। फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर सारा चेकअप करके बोलता है कि હવે તમને હાર્ટની प्रॉब्लम થઈ ગઈ છે और आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और आपको रोज एक गोली सुबह लेनी पड़ेगी, ठीक है, रोज सुबह जिंदगी भर आपको एक गोली सुबह लेनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अब आप समझिए बहुत ध्यान से, डॉक्टर बोलता है लेकिन एक दूसरा उपाय भी है, अभी एक नया इंजेक्शन आया है, वो इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार लगाना है, उसके बाद जिंदगी में कभी भी आपको ये गोली वोली के झंझट से बाहर निकल जाओगे, आपका परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इंजेक्शन पसंद करोगे कि जिंदगी भर गोली लेने वाला पसंद करोगे? सीधी सी बात है, इंजेक्शन। वो बोलेगा आप गोली लोगे ना तो आपको एक गोली 2 रुपए की पड़ेगी, यानी महीने का 60 रुपया लगेगा, तो ऐसा जिंदगी भर लेना है, यानी 12 महीने का कितना हो गया आपका? 720 रुपये हो गए। लेकिन ये इंजेक्शन जो है ना ये 3000 रुपये का है, तो अपन क्या बोलेंगे, चलो 3000 का लगा दो, जिंदगी भर रोज गोली का तो झंझट खत्म हो। तब डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ ठीक है चलो मैं इंजेक्शन लगा दे। तो एक लास्ट और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सर, अभी तक हमने 1 लाख लोगों को ये इंजेक्शन लगाया, सारा एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया, क्लिनिकल टेस्ट भी हो गया, अप्रूवल मिल गया उस गवर्नमेंट का, उसके बाद हमने 1 लाख लोगों को इंजेक्शन लगाया और हमारा डेटा ऐसा कहता है कि 1 लाख में 4 लोगों को ये इंजेक्शन रिएक्ट कर गया और इंस्टेंटली मृत्यु हो गई उनकी, सिर्फ 4 लोगों को, 1 लाख में सिर्फ 4 लोगों को, बाकी सब ठीक है एकदम, बाकी किसी को गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या आप ये इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार होंगे? क्यों? लाख में 4 तो क्या होता है यार, तो मेरा ही नंबर आ गया तो, है कि नहीं? तो ये समझना पड़ेगा कि वहां पर भी आप रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है, तो फिर यहां पर क्यों? समझना है, ये बताना पड़ेगा उसको। साथ में अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, तो अभी आप मैंने लिंक भिजवाया भी है, नहीं तो आप YouTube पर जाकर लिखिए, मेरा चैनल जो है वहां पर देखिए, मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर 2 वीडियो किए हुए हैं, गोल्ड के ऊपर वीडियो किए हुए हैं, 1-1 घंटे की वीडियो है मेरे, उसमें बहुत विस्तार से बताया है मैंने, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के टाइम पे सेशन में भी बताया है मैंने। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप में हो आप मेरे? टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अभी कल परसों ही पोस्ट किया है, अहमदाबाद में कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी बिकी ही नहीं है, मतलब फर्स्ट हैंड भी नहीं बिकी है, सेकंड हैंड तो बहुत दूर की बात है ना। अहमदाबाद में 10 लाख रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, बनी हुई है लेकिन बिकी नहीं है अभी तक। लोगों को एक गलत फहमी है कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा और जमीन में इन्वेस्ट कर दूंगा और फिर मेरे को रिटर्न भी मिल जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, आपके पास 25 बीघा ज़मीन है, ज़रूरत पड़ी पढ़ाई के लिए या इमरजेंसी कोई भी वजह से, तो 25 बीघा में से 5 बीघा बेचोगे क्या? तो टुकड़ा हो गया, टुकड़ा होता है, ज़मीन का वैल्यू खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा, आपको क्या एक्चुअली क्या है, जो लोग बोलते हैं ना ऐसा कि मैं ज़मीन बेच दूंगा या फ्लैट बेच दूंगा फिर मेरा कवर कर लूँगा, उन्होंने कभी बेचा नहीं होता है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे नंबर से बात करवा देना। एक्चुअली क्या होता है पता है, वो व्यक्ति जो खरीदने वाला होता है, पहले तो आपका बीघा के रेट के हिसाब से, सपोज उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपए की जमीन हो गई मेरी, सर मैंने ली थी 20 लाख में, देखो 1 करोड़ की हो गई। आपको क्या लगता है कोई 1 करोड़ रुपए सूटकेस में लेके घूम रहा है आपकी जमीन लेने के लिए? क्या 1 करोड़ पकड़ो ना रजिस्ट्री करो। वो पहले क्या करता है, बाना करता है, बाना खत करता है, ठीक है, 10 लाख रुपया देगा, बाना खत करवाएगा और उसके बाद बोलेगा 5-5 लाख रुपया का, तब तुमने 20-20 लाख 4 टुकड़ा में आप ही दो बाकी ना, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, और फिर वो 1-1 लाख 2-2 लाख 1-1 लाख 2-2 लाख करके उस कैपिटल की जो बैंड बजाएगा ना, होगा क्या मैं बता देता हूं आपको। होगा ये कि आप जमीन बेच भी रहे हो उसको और भिखारी की तरह उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा, तमें कीधું तो 4 तारीख यहाँ पे, तो वो क्या बोलेगा, मारो एक आવાનો છે પૈસા, એ આવતાની સાથે જ આપી દઉં છું, તમારે માટે જ કર્યું છે, પેલા આપી દઉં છું, તો ચિંતા મારે લેવાની છે જમીન, આપણે કર્યું છે, આપ્યું છે ને હમણાં સુધી। और वो जो बाकी का 90 लाख है ना भैया, वो टुकड़े 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 होके ऐसा खिचड़ी बनने वाला है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया, जमीन भी गई और आपका पैसा भी काम नहीं लगा। समझ में आ रही है? ये ग्राउंड रियलिटीज है। तो उस प्रोस्पेक्ट को बताइए कि रिटर्न के लिए लेना है, बिल्कुल लेना है, बाकी के 40 रुपए में से रिटर्न के लिए लेना है, पहले सिक्योरिटी कर लीजिए। और ये धीरे धीरे कैसे बढ़ता है लॉजिकली आप समझिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर कोई व्यक्ति के महीने की इनकम 50,000 रुपया है, आज के परिवेश के हिसाब से देखें तो महीने का खर्चा और घर में 4 मेंबर हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे स्कूल जाने वाले, तो ये 50,000 रुपये में से कितना बच पाता होगा?
कुछ नहीं बचता होगा। जब इस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपया हो जाएगी सपोज, तो कितना बचेगा? तो 10,000 15,000 बचेगा। ठीक है, अब इस व्यक्ति की इनकम 2 लाख हो जाती है तो 50,000 बचेगा। इस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए महीना हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए बचना शुरू होगा। अब आप बहुत ध्यान से समझना, अगर इस व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए हो जाती है तो 7 साढ़े 7 लाख रुपए बचना शुरू होगा। 6 लाख तो बचेगा ही बचेगा। या सुनो, इससे क्या साबित हुआ इस एग्जांपल से कि शुरुआत में खर्चे आपके ज्यादा होते हैं, फिर जब इनकम बढ़ती है ना तो खर्चों की एक लिमिट आ जाती है। आपके पास अगर 10 लाख रुपया महीना आ रहा है तो आप सोने का वर्क लगा के रोटी नहीं खाते हो कि ना वो पैसा आई गया એટલે આપણે ખાઈ લઈશું। वो आपकी एक लिमिट होती है। आप क्या कर लोगे यार? मर्सिडीज खरीद लोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे आप? राइट और रॉन्ग? एक बंगलो ले लोगे, आप बिजनेस क्लास में सफर करना शुरू कर दोगे। आपके खर्चे की लिमिट और आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती रहेगी। एग्जैक्टली वैसे ही ये प्रोस्पेक्ट को बताना है तो बता के, एग्जैक्टली वैसे ही अभी आपकी जो जरूरत है वो पहले रिस्क कवर करने की है। ठीक है, जब तक आपकी ये सिचुएशन ना आए ना कि आप अपनी इनकम का 60% बचा सकते हैं, तब तक मतलब रिस्क है आपके जीवन में। ठीक है, तो जैसे जैसे रिस्क कम होता जा रहा है, आपका खर्चा कम होता जा रहा है और बचत प्रोपोर्शनेटली बढ़ती जा रही है। 1 लाख में से 10,000 यानी सिर्फ 10% ही बच रहा है अपना। ठीक है, लेकिन 10 लाख में से 60,000 6 लाख रुपया बच रहा है हमारा, 60% बच रहा है। तो जिस दिन आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि मेरा सिक्योरिटी पूरा हो गया है, सेफ्टी पूरा हो गया है, उसके बाद भी पैसा बच रहा है, तो निश्चित रूप से रिटर्न वाले प्रोडक्ट में डालना चाहिए। मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड की जगह प्लेटिनम लेना शुरू कर दो। मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा जमीन ही लेनी है तो यहां की नहीं वहां की जमीन लो, पर पहले रिस्क कवर, पहले रोटी सब्जी दाल चावल, उसके बाद सलाद पापड़ अचार, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद मालपुआ और आमरस, उसके बाद पान खाएंगे। लेकिन रोटी की जगह पान खाने से नहीं चलेगा आपको, ये उसको बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा बोलता ही हूँ, भारत एक अमीर देश है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। क्यों गरीब है अमीर देश में? क्योंकि हम फाइनेंशियली अनएजुकेटेड लोग हैं, आर्थिक निरक्षर हैं। अब गौर करिए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमको कभी ये नहीं बताया जाता है फाइनेंस के बारे में। नहीं, हमें कॉमर्स लिया है तो अकाउंटिंग सिखाते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग भी कैसे सिखाते हैं कि ABC लिमिटेड करके कंपनी है, उसका इतना माल है, उसका इतना, ये कमर्शियल अकाउंटिंग सिखाते हैं। पर्सनल अकाउंटिंग का तो जिक्र ही नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। इसलिए हम फाइनेंस में कच्चे रह गए, हमें पर्सनल अकाउंटिंग में कच्चे रह गए। और बुरा लगेगा सुन के, इसीलिए मैं बोलता हूं उसका नुकसान क्या हुआ पता है? उसका नुकसान ये, आपने कितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है? ओके, मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूं, रिच एजेंट पुअर एजेंट। ठीक है, आप गौर करना, आलोक जी आप गौर करना, आपकी दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं मैं। बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होते हैं, LP ऐसे होते हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि खर्चे इतने खड़े कर लिए होते हैं ना आने से पहले। दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कमीशन साइकिल, अगर सपोज 2 तारीख को कमीशन रिलीज होता है तो 2 से 6 तक पड़ा रहता है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है इस पैसे का। होता क्या है दरअसल, पॉलिसी बेचते ही, जब आप पॉलिसी बेचते हैं ना और आपको पता चलता है ओके इस पॉलिसी का कमीशन 2 तारीख को आएगा और इतना आएगा, तो उसी समय प्लानिंग हो चुकी होती है कि उस पैसे का क्या करना है। यस और नो? तो कहां से नैया पार लगेगी यार? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आप अपना खुद का लाइफलाइन बैलेंस शीट पूरा करिए, खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा करिए, ताकि आप डंके की चोट बोल सके प्रोस्पेक्ट को कि देखो ऐसे होता है ये। और जब आप खुद करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कैसे होता है ये, तब आप छाती ठोक कर बोल पाएंगे कि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सर। ख्याल आ रहा है सबको? सो आई होप मैं रिटर्न का जवाब दे पाया हूं आपको, है ना? डन। इससे रिलेटेड और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे बिना किसी संकोच के पूछ सकते हैं 9825600778 पर, और या फिर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।